अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन व्यूअर्स। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे और आज आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि मैं आज एक्सेल का ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर और इसको हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे नाउ। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि एक्सेल को ओपन करने के तरीके क्या हैं। वही जो वर्ड के थे सेम वही है कि एक्सेल यहाँ पर टाइप करें एंड देन यू विल सी इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके पास एक्सेल यहाँ पर मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें, एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा अगर आपके पास इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं होता। दूसरी बात, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर जो वर्ड के साथ हमने किया था कि आपको अगर एक्सेल की नई फाइल बनानी है तो आप उसको यहीं से स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड बेसिकली यू विल चेंज द नेम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, तो आप इसको डिलीट भी कर देते हैं यहाँ से, आपकी मर्जी। तीसरा प्रोफेशनल मेथड था विनकी प्लस आर, जो डिजिटल लिटरेसी कोर्स करने वालों को मैंने बताया था कि यहाँ पर आप डायरेक्टली रन में कोई भी चीज लिखेंगे जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, जो सेम टू सेम होना चाहिए, लाइक एक्सेल को लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। स्टूडेंट, ये वाला तरीका तो बड़ा ही बेनिफिशियल है। यू विल बेसिकली इम्प्रेस टू समवन कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि शायद उसको ये बात पता ही ना हो कि रन में जाके हम ये चीज करके भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर कि आपका बॉस देखेगा यस कि ये बच्चा सीखा हुआ है, चलाने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये ऑप्शन सबको नहीं पता होता। और इवन वो आपकी स्क्रीन से सब कुछ भी हटा देगा ना, तब भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर वो ओपन नहीं होता, आप क्लियरली उनको बता दें सर इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल तो कर दें, देन यू दे विल अंडरस्टैंड कि वहीं पर आपका हो सकता है इंटरव्यू खत्म भी हो जाए, टेस्ट खत्म हो जाए। क्योंकि मेन चीजें यही है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू विल ओपन दैट एक्सेल। अब स्टेज पे हम जाएंगे ही नहीं तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे, हमारी प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ऐसा है कि एक्सेल में आप बेहतरीन जबरदस्त है। आपने पता नहीं कितनी शीट्स बनाई हुई, कितने फॉर्मूले सीखे हुए, बट आपको एक्सेल ही ओपन करना नहीं आ रहा, वहां पर जाके आपका बैकवर्ड होना शुरू हो जाता है वो चीजें। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब आप सोच रहे होंगे डेटाबेस क्या? डेटाबेस मीन्स टू रिकॉर्ड सम इंफॉर्मेशन। अब वो एकेडमिक्स हो सकती है, वो मेडिकल हो सकती है, वो आपके नाम, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। दुनिया में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो पेपर पे हो रही है, कहीं पे भी हो रही हो, वो बेसिकली डेटाबेस ही होता है। ठीक है, तो डेटाबेस को एक्सेल के ऊपर हम काम करते हैं। एक्सेल को एडवांस भी कहा जाता है, क्योंकि रीजन ये है कि ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर एक्सेल को अलग ही रखा गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने इसको बेसिकली कंपलसरी हो गया ये, क्योंकि आप इसके ऊपर डेटा जो है अपना मेंटेन करते हैं। नॉर्मली डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, जैसे मैंने कहा फादर नेम हो सकता है, या वो जो इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रोडक्ट से या आपसे रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए हम डेटाबेस का वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, नंबर टू। इसके बाद जो है इसके बाद जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मींस कि आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मली 2+2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है। ओ नो, ये तो आंसर ही नहीं दिया इसने। आपको पता है आप एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेसमैन होगा या बिजनेस वाला होगा, इनफैक्ट वो केले बेचने वाला भी होगा, अकाउंटिंग का सिस्टम सबके पास है। चाहे वो लिखे या ना लिखे, पेपर पे काउंट करे, हाथ पे या जहन में नोट कर ले। रीजन ये है कि अगर कोई केले बेचने वाला बंदा भी है तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि आज मैंने कितने केले बेचे, कल मुझे उससे कितने उठाने हैं, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं तो वो ये रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग का जितना भी वर्क जो बैंक में आजकल आप देख रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, इवन हर जगह ही हो गया है। तो वो सब चीजें जो है हम एक्सेल पे यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको कैलकुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी 2+2 लिखा, इसने मुझे आंसर ही नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये डेटाबेस की तरह काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे इसको अकाउंटिंग के लिए अगर बेसिकली काम करवाना है इसको, तो उसके लिए मुझे इक्वल ऑपरेटर डालना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूंगा, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, वो जो आपने रूल पढ़ा ना मैथ के अंदर, बोर्ड मास का ब्रैकेट पहले, फिर पावर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसको फॉलो करते हुए ये काम करेगा। जैसे आपने लिखा जी 2+3 - 9 मल्टीप्लाई बाय 8/3। ओ गॉड, आप तो उसको स्प्लिट करके करोगे ना, ये आपको ऐसे ही सॉल्व करके दे देगा। इसी तरह से एक और 5 × 3 - 6 + 4। चलिए स्टूडेंट, मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30।
13, ओके। मेरे पास आंसर आया 13 का। नहीं, हमारे स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं 13 है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर, और दे आर बेसिकली कैलकुलेटिंग प्रोसेस में उनका आंसर। ये काम एक्सेल विद इन सेकंड करता है, आपको सिर्फ एंटर ही तो प्रेस करना है। 13 इज द राइट आंसर। एक्चुअली हुआ ये था कि पहले उसने मल्टीप्लीकेशन की अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, आपका क्योंकि सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी में होता है, तो इसलिए उसने फिर एडिशन किया। तो 5 3 15, 15 प्लस 4 19, और 19 माइनस 6, यानी कि सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी में होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 13 ही आंसर आना था। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि पहले इसने कैलकुलेशन नहीं किया और अब ये क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्वल ऑपरेटर। अब आपके जहन में आएगा कि क्या हम इसके अंदर कोई और ऑपरेटर लगा सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, लगा सकते हैं। अच्छा, वो कौन से ऑपरेटर्स होंगे? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स हैं कितने। हमारे जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। मगर हम उसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये फॉर्मूले की तरह काम करता है। प्लस एडिशन का काम करता है, देखिए ये भी फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है। फिर इक्वल ऑपरेटर होता है जो आपको आंसर निकालने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और एक होता है डिवीजन, जो कि स्लैश के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लैश साइन है, और इसको डिवीजन के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिन पर फॉर्मूला, सॉरी तीन, इक्वल एक मिलाकर तीन हो जाते हैं। एक तो ये था, दूसरा है ये देखें, ये काम करता है। यानी कि -3 + 6, अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे तब भी ये फॉर्मूला ऑपरेटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मिसाल आपको थोड़ी रियलिस्टिक देता हूं, ये कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इक्वल ऑपरेटर प्लस या माइनस इसके आगे लगाना पड़ेगा, देन ये कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। हम कैलकुलेटर के ऊपर एक सम कर रहे थे, हम 2 + 2 करे जा रहे हैं, वो हमें आंसर नहीं दे रहा है, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, ठीक है। सोच के जवाब दीजिएगा, आप सब सोचें। मैं 2 + 2 कर रहा हूँ, इक्वल प्रेस करने पे वो मुझे आंसर नहीं दे रहा, क्यों? तो अगर कैलकुलेटर में तो हम प्लस प्लस नहीं लगाते, हम तो नॉर्मली जो हम पूरा ऑपरेशन लिखने के बाद इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। इसमें इक्वल ऑपरेटर पहले लगाते हैं, उसमें बाद में लगाते हैं। मगर हम इक्वल ऑपरेटर बाद में भी लगा रहे हैं, तब भी वो काम नहीं कर रहा, क्यों? 2 + 2 डालने पर वो आंसर नहीं दे रहा कैलकुलेटर। ठीक है, आप वहां तक शायद पहुंच ना पाए, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक्चुअली कैलकुलेटर बंद था। यस, आप कर रहे हैं, जितने आप जितनी चाहे एक्सप्रेशन यहाँ लिख लें, लिख लें। आपको कुछ बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्चुअली जब तक आप लिख रहे थे, आपने इक्वल ऑपरेटर नहीं लगाया। इसको कैलकुलेटर की तरह बनाने के लिए यू जस्ट स्टार्ट द कैलकुलेटिंग फंक्शन, और वो स्टार्ट होता है ऐसे। जब भी आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, देन वो कैलकुलेशन करेगा ना। ऑफ वाले कैलकुलेटर में थोड़ी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट, इस चीज को स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट मींस टेलीविजन, ठीक है। और इसका सॉफ्टवेयर का टाइप स्प्रेडशीट है, एक्सेल सिर्फ इसका नाम है, ठीक है। आपसे कोई बोले किस टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम किया, तो आप बोलेंगे एक्सेल वाले टॉप पे नहीं, एक्सेल तो नाम है। एक्सेल तो सर्व एक्सेल को भी कहते हैं, ठीक है। एक्सेल तो गाड़ी का जो पहला पार्ट होता है जिसमें व्हील माउंट होते हैं, उसको भी एक्सेल कहते हैं, ठीक है। और एक्सेल और भी बहुत सारी चीजों को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट कहलाता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट की टाइप आप लोग पढ़ रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने बनाया, और एक्सेल का नाम कहाँ से जुड़ा? सेल से। सेल नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं? मेडिकल वाले बोलेंगे बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट सेल। फिजिक्स के सेल वो कहेंगे बैटरी सेल होते हैं जी। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तरफ आ गए फिजिक्स वाले, वो कहते हैं जी बैटरी सेल होते हैं। बायोलॉजी वाले कहते हैं जी बॉडी सेल्स होते हैं व्हाइट, ठीक है। और फिर कंप्यूटर वाले क्या कहते हैं? वो तो है, हम तो रिलेट कर रहे हैं। क्या ये बैटरी जैसा दिखता है आपको? नहीं। क्या ये बॉडी सेल्स जैसा दिखता है आपको? रिलेट किया है ना उसको सेल्स से। ये मेरी अपनी थ्योरी है, हो सकता है गलत भी हो जाए, मगर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। सर्फ एक्सेल को जो कहते हैं, तो उसके अंदर एक छोटे छोटे एंजाइम पार्टिकल्स होते हैं। तो जस्ट लाइक अ बॉडी सेल्स की तरह ही तो होते हैं, बॉडी सेल्स ऐसे ही तो होते हैं। तो ये वो चीज है। अच्छा, उसके बाद, हाँ जी, तो कंप्यूटर वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो सेल्स तो भाई पता चल गए हमें, एक बॉडी सेल हो गया, एक टोशिबा सेल, यानी कि वो बैटरी सेल्स हो गए। सब में आ गए सेल्स। मगर दोनों सूरतों में देखें तो ये कहीं ना कहीं से तो नाम पड़ा ना, मैंने कहा सर्फ एक्सेल, तो सर्फ एक्सेल
इसलिए लेना है क्योंकि सेल जो है बेसिकली छोटे छोटे बॉडी सेल्स की तरह उसके अंदर एंजाइम पार्टिकल्स होते हैं, कलरफुल आप देखते होंगे। ये कहीं से भी बैटरी सेल नहीं लग रहा है मुझे, ये कहीं से भी बॉडी सेल भी नहीं लग रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसा सेल है जिससे ये रिलेट कर रहा है। कंप्यूटर वाले बोलेंगे सेलुलर डिवाइसेस, सेल फोन, ठीक है, इसको सेलुलर डिवाइस कहते हैं। मोबाइल तो टेक्नोलॉजी का नाम है, मोबाइल नाम नहीं होता इसका, इसका नाम सेलुलर डिवाइस है बेसिकली, जो कि क्या इसका नाम नॉर्मली जो है सिग्नल्स पे या वेव फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। मगर ये मोबाइल की तरह भी रिलेट नहीं करता। कंप्यूटर वाले भी फेल हो गए, फिजिक्स वाले भी, बायोलॉजी वाले भी, आप क्या करें। अब एक और सेल बाकी है अभी भी, कौन सा हो सकता है। जी, सोचा। बेसिकली ये सेल जो है केज वाले सेल की तरह है। हम लोग अक्सर बोलते हैं जी सेल में बंद हो गया, तो वो पिंजरे वाला जो सेल है ना, ये वहां से रिलेट करता है। यस, तो आप जो है इससे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका नाम एक्सेल वहां से पड़ा। स्टूडेंट्स आपके पास जो ये ABCD आ रही है, नॉर्मली 26 करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इधर मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा। अगर हम इसको आगे मूव करें तो ये जाता जाएगा, जाता ही जाएगा, और इतना जाएगा कि आप रात तक बैठे रहेंगे, ये जाता ही रहेगा। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या फिर क्या ये सारी चीजें अनलिमिटेड है, तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। इसके अंदर कितनी रॉज एंड कितने कॉलम्स है हम डिस्कस करते हैं। लाइक रॉज हमारे पास, ये देखो, एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं। हमारी काउंटिंग कितनी होती है, 1 2 3, कहाँ तक होती है। यस आई नो कि आप लोग बोलेंगे अनलिमिटेड होती है, मगर मेरे पास उसके लिए सिर्फ आंसर है कि वो भी लिमिटेड होती है। दैट इज बेसिकली 0 to 9 ऑनली। आप अपने जवाब पे गौर करें, आपने अनलिमिटेड कहा, 9 के बाद कोई नंबर मुझे बता दें जी, कोई है नंबर ऐसा, आप इसी के अंदर से इसको रिपीट करते हैं। यही तो कैलकुलेशन मेथड है कि आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन यू विल क्रिएट अ नंबर्स। तो आफ्टर 9 आप 10 लिखते हैं, आप ट्रिलियन बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं, जिलियन बोल देते हैं, आप 0 till 9 के अंदर से बोलते हैं। तो बेसिकली वी हैव ओनली 10 नंबर्स। यस, अल्फाबेट में 26 करेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर याद रखिएगा कि लिमिटेड है। आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसी वजह से मैं आपके सामने खोलता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ताकि आपको शॉर्टकट पता चले, क्योंकि प्रूफ करना बड़ा जरूरी है जी। इसकी एक्चुअल लिमिट जो है कॉलम्स की, वो है XFT। ये जनरल नॉलेज की बात है, आप किसी को भी बता के कन्विंस कर सकते हैं, पूछ के भी। और अगर आप इसको स्टेट्स के फॉर्मूले से कन्वर्ट करें, आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, दैट इज 16,384। ये जो हमारी वर्टिकल पोजीशन होती है हम इसको कॉलम कहते हैं। तो कॉलम्स आर बेसिकली 16,000, ऑलमोस्ट 16,500 भी आप कह सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये हमारे वर्टिकल जो चल रहे हैं बेसिकली ये कॉलम्स है, जो कि अल्फाबेटिकल जो है डिनोट किया जा रहा है। आप इसको चेक कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो। सही है, कंट्रोल प्लस राइट एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे, क्योंकि पहले तो वो यहां जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट शूट करके बिल्कुल आखिरी जगह पहुंच जाएगा। क्या इसके बाद आपको कोई कॉलम नजर आ रहा है, तो उसका जवाब है हरगिज नहीं। तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन है। अक्सर लोग यही कहते हैं जी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। एक्सेल के अंदर कॉलम भी लिमिटेड है और रॉस भी लिमिटेड है, ठीक है। वापस जाने के लिए जी वही वाला सहारा, कंट्रोल प्लस, ये जी आप वापस से वहां पहुंच जाएंगे। मगर जब आप ये काम कर रहे होंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके रास्ते में अगर कोई सेल आ रहा है, उसके अंदर कोई डेटा फिल हुआ हुआ है, तो ये वहां रुक जाता है, अदरवाइज ये डायरेक्टली जाएगा। अच्छा, अब जिस तरह से हमें रॉस निकालनी है, ठीक है, तो रॉस निकालने के लिए भी सेम फीचर है। तो एक्चुअली रॉस हमारी जो होती है, कितनी होगी आपके हिसाब से, ये तो 16,500 के करीब थी। अंदाजन बताएगा कोई मुझे। यस, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, सेम होगी, ठीक है, ये एक आंसर आया जी, सेम होगी। तो मैं ये जवाब गलत है, इसकी डबल भी नहीं है। इसकी हाफ होंगी, अच्छा इसकी हाफ, जब इसकी डबल नहीं है तो हाफ कैसे होंगी भाई, उससे ज्यादा ही होंगी ना। चले 50,000 भी नहीं है, और बोले। यस, 60,000, ओके, 1 लाख भी नहीं है। देखिए बढ़ रहे हैं, बोलियां लग रही है, ऑप्शन हो रहे हैं। स्टूडेंट, इसका सबसे आसान तरीका यही था कि आप किसी को जब कन्विंस करते हैं ना, तो उसको प्रूफ दिखाना जरूरी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा, वरना वो कहेंगे अरे जाओ भाई जाओ, ऐसे ही बोल रहे हो, अपने अपने पास से बोल रहे हो। बट आपको दिखाना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसकी जो एक्चुअल लिमिट है वो मैं लिख रहा हूँ। यस, क्या बन रहा है ये,
ये ऑलमोस्ट बन रहा है 1,48,576, जिसको उर्दू में कहेंगे आप 10,48,576, या फिर आप इसको ऑलमोस्ट राउंड फिगर 10.5 लाख भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। ये लीजिए 1,04,8,576, एंड कैन यू बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था क्लास देने से पहले, ये एक्चुअल में याद होना चाहिए आपको। इसी से आप आगे वाले को इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। भाई टेबल दुनिया का हर बच्चा बना रहा है इसके अंदर, मगर जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको वही नहीं पता है और आप उसी में फंस जाते हैं। परफॉर्म तो आप बाद में करेंगे, पहले तो उन सवालों के लिए तैयार हो जाए जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उसको वापस से आप इधर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट ये बात तो क्लियर हो गई कि रॉज भी लिमिटेड है एंड कॉलम्स भी। तो रॉज आपकी नॉर्मली हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मली तकरीबन 10.5 लाख है। अगर आप एक्चुअल फिगर याद ना रखें तो आप राउंड फिगर बता दें भाई। कॉलम वाइज आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट डी आपकी लास्ट लिमिट है, और प्लस ये एमसीक्यूज में भी आंसर आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको दिए जाते हैं जनरल नॉलेज में। तो इसकी 16,500 रुपये आप जो है तकरीबन याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या शीट्स अनलिमिटेड होती हैं या इनकी भी कोई लिमिटेशन है। यहाँ पर जब जब मैं प्लस का साइन करूंगा, याद रखिएगा एक शीट के ऊपर ये बात हो रही थी, और यहाँ पर मैं अभी 7 शीट खोल चुका हूँ और मजीद खोला ही जा रहा हूँ। तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या शीट्स लिमिटेड है या नहीं। आप गूगल चेक करें, चैट जीपीटी यूज करें, आई डोंट माइंड, टेक्नोलॉजी यूज करें, कोई इशू नहीं है, मगर मुझे मेरा आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या शीट्स अनलिमिटेड है या नहीं। स्टूडेंट अब चलते हैं नॉर्मली शीट्स के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की आपको बताई थी, आप यहाँ क्लिक करें, ये पूरी शीट एक साथ सेलेक्ट हो गई। नॉर्मली होता यह है कि आप इसको ड्रैग करके एडजस्ट करते हैं। अब ड्रैग करने से याद आया कि एक सेल की बेसिकली विड्थ कितनी है, तो वो है 8.43। यहां पर रखेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए आपके सामने शो होगी 8.43, 64 पिक्सल का ये बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से इसकी हाइट की बात करें तो 15 होती है इसकी हाइट, 20 पिक्सल का ये साइज होता है। तो नॉर्मली सेल एक बॉक्स को कहते हैं। सेल जो है से मिलकर कॉलम्स बनते हैं, रॉज बनते हैं, रॉज इन कॉलम शीट बनाते हैं, मुख्तलिफ शीट से एक बुक बनती है, फाइल को बुक कहा जाता है इसकी एक्सेल की, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसे। यस, आप ड्रैग करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला सिवाय आपके टेक्स्ट के, क्योंकि ये नॉर्मली वर्ड की तरह ही होती है, बस आपको रॉज एंड कॉलम्स दिए हुए होते हैं ताकि आप आसानी से अपना डेटा टेबल टू टेबल फीड कर सकें। अब सवाल ये है कि मैं इन तमाम लाइंस को एक साथ कैसे एडजस्ट करूंगा। आइए आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताता हूं। आप पूरा सेलेक्ट ऑल कर लें, किसी एक शीट को भी आप यानी एक कॉलम को एडजस्ट करें, सारे वैसे हो जाएंगे। रो वाइज एडजस्ट करें, सारे वैसे होगा, बन गए सारे बराबर। तो ये आपका सबसे आसान तरीका है। अच्छा, आप कह रहे नहीं जी मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जितना मैं मेरे पास डेटा है, तो मैंने क्या करा, इतना ही सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद किसी एक का साइज बना दिया। तो याद रखिएगा सब एक साथ बढ़ते हैं, ये देखिए। अब यहां पर मुझे फिर ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रॉ वाइज तो आपको सबको ही करना पड़ेगा। तो ऐसे यहां पर अलग हो गया और यहां बराबर हो गया, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो ऑप्शंस आपने वर्ड में किए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, जैसे पावर पॉइंट की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, आपने ऑलरेडी ये तमाम ऑप्शन सीखे हुए हैं। इसमें नया क्या है सिर्फ वो सीखते हैं। सबसे पहले हम शीट कैसे बनाएंगे। शीट नंबर 8 पर चले जाते हैं, नई शीट आ गई आपके सामने। कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कुछ आपको आता है, ठीक है। अब आपको जो नहीं आता वो बात करते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर बॉर्डर ऑप्शन जो है ना वो एक नए तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको कोई लाइंस को डार्क करना है तो आप बॉर्डर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, लाइक ऑल बॉर्डर्स, तो ऑल बॉर्डर्स हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन के मुताबिक आउटलाइन चाहिए, थिक आउटलाइन चाहिए, तो थिक आउटलाइन आ जाएगी। अगर आपको बेसिकली टॉप पे कोई लाइन चाहिए या बॉटम पे कोई लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, तो ऐसे आ जाएगी। अब ये आपके प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे, और जो बाकी चीज नजर नहीं आ रही वो सेकंड पेज पे चली गई। तो ये आप जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको एक्चुअल लिमिट आपकी पता चलेगी। दूसरी बात, इसके अंदर वैल्यूज की है, जगह की बड़ी वैल्यू है। वर्ड के अंदर हम आप बोलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट टाइप करें, मगर इसके अंदर हम बोलते हैं पहले स्ट्रक्चर बनाएं आप। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है, फिर पेंट वगैरह जो भी आपको बनाना होता है वो करते हैं आप। ये देखें, मैंने वन लिखा था कोने में, बिल्कुल कोने में लिखा है आपके सामने, इसको चले साइड कर देता हूं। इसके बाद देखें, इसका मतलब ये है कि इतना वन लिखने पर भी इतनी जगह छूट गई मेरी, तो इसका मतलब आप इसके अंदर जगह बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट बड़े होंगे
और आपको अपने एक ही पेज पे उसको मेंटेन करना होगा। तो जब भी आप असाइनमेंट बनाए तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपने अपना पेज प्रीव्यू देखना है, ताकि आपको लिमिटेशन का अंदाजा है। और आप पेज लेआउट में जरूर जाएंगे, ये आपने किया हुआ है सब, ठीक है। ओरिएंटेशन में जाकर आप लैंडस्केप करेंगे अगर आपका पेज जो है वो बेसिकली लैंडस्केप स्टाइल का है। अदरवाइज पोर्ट्रेट तो ये हुआ हुआ है, यानी कि लंबाई में अगर आप बना रहे हैं असाइनमेंट वो तो हुआ हुआ है, अदरवाइज लैंडस्केप करेंगे तब देखेंगे एक्सपेंड हो गई जगह। तो आपको, अगर आपने ये बाद में किया ना, तो आपका असाइनमेंट फिर पूरा खराब हो जाएगा, आप दोबारा से सेट नहीं कर सकते। तो मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप असाइनमेंट बनाने लगे, अगर आपकी असाइनमेंट लैंडस्केप टाइप की है तो पहले से इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद असाइनमेंट बनाएं। बाकी पोर्ट्रेट तो ये होता ही होता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये था कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को ड्रैग करते हैं तो आपने देखा सारे ही रॉस खराब हो गए आगे तक। कई जगहों पर मुझे चाहिए होगा कि मैं इतना ही बड़ा बॉक्स चाहता हूं, मगर आगे लाइंस ऐसे ही रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे जी। हम सबसे पहले उतनी जगह सेलेक्ट करेंगे जितनी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। मर्ज का मतलब है तमाम बॉक्सेस को कंबाइन करेगा, लिखा हुआ भी आ रहा है, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स एंड न्यू लार्जर सेल विल बेसिकली अपीयर लाइक दिस। इससे आपके पास एक बॉक्स आ गया। याद रखिएगा, आप तीन चार लाइनें नहीं लिख सकते इसके अंदर। बॉक्स एक है तो चीज भी एक ही है। लाइक ये देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि जी नीचे आ जाएगा ये, इसका जवाब है हरगिज नहीं। आप एंटर करके भी नीचे नहीं ला सकते, ये एक ही लाइन कहलाएगी। और ये देखें आप, बेसिकली ये साइंटिफिक उसमें आ गया, वो हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 करते हैं ना। सारी बात है, बॉक्स में फिट नहीं हो रहा तो उसने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको, जब आपके पास बॉक्स बड़ा होगा तो आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे। नॉर्मली इस सेल के अंदर ना तो ऊपर उठने की जगह है ना नीचे, सेंटर में ही रहता, वो पता नहीं चलता। मगर यहाँ पर आपके पास सेल्स की हमने वर्ड में 9 पोजीशन बताई थी आपको, अगर आपको याद है तो ये आपका देख लें, राइट पर लेफ्ट पर जहां पर भी आपको करना है। तो अगेन वही वो वाली पोजीशन आ गई कि जी आपका सबसे टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर, टॉप राइट हो गया, ठीक है। तो जो भी आपने ऑप्शन लेने तो आपने इसे कंबाइन कराना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो पोजीशंस है, ये सेंटर की है, सही है, बॉटम की है, और ये टॉप की है, ठीक है। इस तरह से ये आपका ऑलरेडी आपको पता है सेंटर लेफ्ट और राइट है। तो आप इसके मुताबिक अपनी पोजीशन को सेट करते हैं। फिर ये है डायरेक्शन देने के लिए। देखिए मैंने कहा था ना, आपके पास बॉक्स में जगह है तभी ये काम कर रहा है, इधर इधर तो ये काम ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बुलेट्स इसके अंदर होते नहीं है तो इसलिए इंडेंट ऑप्शन का कोई काम नहीं है इसके अंदर। और अगर आप चलाते हैं तो कुछ ये काम ऐसे करेगा, जो कि आप मैनुअली ऐसे कर रहे थे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक नाम लिखा और वो नाम आपके बॉक्स में फिट नहीं हो रहा, बाहर निकल गया। प्रीव्यू देखेंगे तो मेरा नाम नजर कहाँ गया। मेरा नाम ऐसे नजर तो आ रहा, मगर वो बीच में जो लाइन थी, क्योंकि वो डार्क नहीं है ना इसलिए पता नहीं चल रहा। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर्स बना देता हूँ। आप देखें, अजीब नहीं लगेगा। उसकी रीजन ये है कि वो बॉक्स में फिट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम एक ऑप्शन के जरिए इस लिखी हुई चीज को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो है अपना बॉक्स सेट करेंगे। मैंने यहां से लिखा था ना, तो आपको यहीं से एडिट करना होगा उसको। यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास, मर्ज तो आपने कर लिया था, ठीक है, ऊपर से हो गया। इसके ऊपर एक ऑप्शन है जिसको हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, देखिए पिक्चर के अंदर ही बता रहा है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है तो मल्टीपल लाइंस के अंदर फिट नहीं होता, तो वो उसको एडजस्ट कर देता है एस से। तो ये आपके टेक्स्ट को ऑटो फिल करेगा, मगर फिर बात हुई है कि ये आपकी आगे की जगह खराब कर सकता है। स्टूडेंट, ये वाला सेगमेंट अगर हम देखें तो पूरा आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं मजीद कुछ नहीं बोलना चाहता। ये आपके पैटर्न्स होते हैं जी, इनको आप समझ लें। जैसे कि आप नॉर्मली काउंटिंग लिखते हैं, तो काउंटिंग लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। अगर आपको ऑटो जनरेट करना है तो ऐसे आप ड्रैग कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी काउंटिंग बन जाएगी। दूसरी बात, ये किया कैसे मैंने, दोबारा देखें। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर क्या होगा, 4। 4 कैसे, 2 के बाद 5 तो 5 के बाद 6 होगा, 8 होगा। गुड। एक्चुअली हो ये रहा है कि 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3। आप 3 3 के डिफरेंस से नंबर आगे देखेंगे। देखिए 2 के टेबल में क्या होता है, 2 4। 2 का टेबल, 2 वाला टेबल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें डिफरेंस ही 2 का होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 2 2 के डिफरेंस से अगला नंबर जनरेट हो रहा है। यानी कि आप इसमें कैसे ऑप्शन करेंगे कि इसको हम कहते हैं ऑटो फिल करना। नॉर्मली 1 के बाद 7 आ रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा,
ओके, लेट्स सी। 13। यस, क्योंकि 7 और 1 का डिफरेंस है 6 का। तो 6 आप ऐड करते हैं, हर नंबर के अंदर 6 ऐड करते जाए, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी होगी, जब पॉइंटर ऐसा होगा ना तो ये सेलेक्ट करता है, और जब पॉइंटर ऐसा होगा तो ये चीजों को मूव करने के काम आता है। इसकी सिलेक्शन आपको पता होनी चाहिए, वरना आप माउस बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब पॉइंटर ऐसा होगा ना तो इसको हम फिल हैंडल ऑप्शन कहते हैं, ये फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ऐसे आप नीचे ड्रैग करेंगे। सवाल ये है कि टू रिटर्न क्यों आया, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं था कि नेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या था। ये जो अक्सर आप ऑटो फिलिंग करते हैं उसके दो बॉक्सेस सेलेक्ट करने लाजमी है, क्योंकि 1 के बाद 7 है। कंप्यूटर को ये बात पता होती है। और अगर इसी तरह से आप इस तरफ ड्रैग करेंगे तो अब क्या होगा, चलिए एक पहले मैं आपको बता के दिखाता हूँ। 1 और ये 2, नीचे हमने सीरीज सेलेक्ट की, दोनों को बताया और ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्या सीरीज यहां पर भी बनेगी राइट साइड पे? अगर मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या नंबर आएंगे? सेम नंबर आएंगे। उसकी एक वजह है। देखिए, इधर उसको पता था कि 1 के बाद 2 है, मगर इधर उसको नहीं पता था यहाँ क्या आना है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो उसी को रिपीट करता है या उसी को कॉपी पेस्ट कर देता है, रिपीट कर देता है। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, तो नाम लिखने पर जब हम रिपीट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, हम यहाँ पर नाम लिखते हैं जी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मैं जब ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ये रिपीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब, ये रिपीट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि इन तीनों के नाम के बाद क्या आएगा। ठीक है, एलियन थोड़ी है, इसको क्या पता होगा कि क्या आएगा, क्योंकि नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है भाई। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नंबर से कैलकुलेट करेगा, अल्फाबेट्स को थोड़ी कर सकता है। मगर इसके अंदर ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने जनवरी लिखा है, फेब लिखा है, तो क्या ये रिपीट होंगे? यस, ये बना देगा। क्यों? क्योंकि डेट में इस्तेमाल होते हैं ये, और ये लिमिटेड है, इसलिए इसको डाला गया अकाउंटिंग के अंदर। सेम यही चीज आपके पास मंडे फ्राइडे भी है, यानी कि आप अगर मंडे लिख रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे वेडनेसडे आ रहा है, तो थर्ड डे कौन सा आएगा? यस, फ्राइडे आएगा। ओके, गुड। नाउ बेसिकली आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सीरीज बनाने का मकसद क्या और ये कैसे बन रही है। स्टूडेंट, इस पूरे ऑप्शन को बताने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जब आप कोई, अब जैसे कि कोई मुझसे ये बोले ये प्राइस लिखे हुए, मैं मानूंगा इस बात को, या आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल नंबर लिखे हुए, प्राइस थोड़ी लग रहा है कहीं से भी। तो उसको प्राइस का पैटर्न बनाने के लिए मैं यहाँ जाना पड़ेगा। दैट इज योर नंबर फॉर्मेट। ये लिखे हुए प्राइस, ये लिखे हुए आपके करेंसी के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें अकाउंटिंग मेथड लगाते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास करेंसी बदलनी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यूरो या डॉलर्स। और इसी तरह से आगे बढ़े तो आपके पास शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, और टाइमर ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे लॉन्ग डेट का मुझे क्या फायदा? तो आपको फायदा ये है, आइए मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है। मैं यहाँ पे डेट चेंज करने जा रहा हूँ, जैसे कि आज है 10/8 और 2025। स्टूडेंट्स, ना मैंने संडे लिखा, ना मैंने अगस्त लिखा, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ये खुद ही लिखा हुआ आ गया। ये है इसका फायदा कि आप लॉन्ग डेट पैटर्न जब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डेट जो भी डालेंगे संडे और अगस्त यानी कि मंथ का नाम वो खुद ही दे देगा, जो हमने यहाँ से किया। इसी तरह से हम इसके अंदर परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज परसेंट में लिखनी है तो अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंट के साथ आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि 100 से डिवाइड कर देता है, परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करता है, ये डिवाइड कर देता है। अक्सर ऐसा देखा होगा कि परसेंटेज में हमें पॉइंट्स के बाद नंबर चाहिए होते हैं, जैसे इस तरह से। सही है। अब नॉर्मली क्या है कि 56.5 आ रहा था और डेसिमल की जगह नहीं थी। जब आपका 12.5 रुपए का बिल बनता है, या तो आप 12 रुपए देंगे या तो आप 13 रुपए देंगे, राउंड फिगर दे देंगे। बहुत सारे लोग 15 रुपए भी दे के आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग 10 रुपए भी दे के आ जाते हैं, ऐसे भी है माशाल्लाह। बहुत सारे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स जो है बेसिकली हर तरह के लोग हैं। मगर मकसद, कहने का मकसद ये कि मैं आपको ये बताने जा रहा था कि अब देखो इसके पास स्लॉट ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो शख्स जिसके पास खुले पैसे नहीं थे आपको चेंज देने के लिए, तो वो राउंड फिगर करके जान छुड़ा लेता है। सेम कंप्यूटर ने भी जान छुड़ा ली 56.5 पे। मगर ये पैसों वाला हिसाब नहीं है जी। अगर अगर यहाँ पर रिजल्ट बन रहा है ना, तो अगर 3 लोग 57 है और उसमें से एक 56.5 था, उसको फर्स्ट पोजीशन देते हुए आपके हाथ कांपने चाहिए फिर, क्योंकि रीजन ये है कि फिर गलत हो जाएगा।
वहां पे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। मेडिकल में भी बहुत सारी चीजें हैं, उन वैल्यूज का बहुत फर्क पड़ता है, 0.1 से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेसिमल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ये होता है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल खत्म हो जाता है उसको ये ले लेता है। अब आप यहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग लिख सकते हैं, वरना ये था कि उसके बाद जब जगह ही नहीं थी तो वो उसको round कर देगा। तो ये यहाँ से बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। आप समझ लें कि आपका टास्क क्या है। पहला टास्क तो ये है कि आपको एक काम करना है। नंबर वन, जरा गौर से देखिएगा, 1 2। आपने यहाँ पर ये सीरीज बनानी है 10 तक या 20 तक, बल्कि 20 तक बनाए, और ऐसी ही बनानी है, चीटिंग कोई नहीं करेगा। फिर बनाना 2 4, 2 का टेबल। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे बता सकते हैं, या फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं जी आपने कर लिया। 3, फिर 6। आपने टेबल्स बनाने 20 तक। इसके बाद आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका तो यही है, विद इन सेकेंड ये काम हो जाएगा। दूसरा तरीका, स्मार्टली काम करना है, लकीर के फकीरों की तरह काम नहीं करना है। इसके बाद क्या होने जा रहा है जी, आप इससे अच्छा मेथड निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया। स्टूडेंट, अब मैं इन सबको अगर सेलेक्ट कर लेता हूं, अब आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये नीचे बाकी चीजों को वैसे ही बनाएगा जैसा मैं सोच रहा हूँ? अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूं, अभी तो हम सिंगल सिंगल बना रहे थे, तो अगर मैंने इसको यहां से ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो क्या ये वैसी बना देगा? नहीं बनाएगा। ओके, चले देखते हैं। जी, बना के नहीं बना? बिल्कुल बना। तो आप इस तरह से इसको ट्राई करें, कितना आसान सा असाइनमेंट मैंने आपको दिया है। इसके ऊपर आप टेबल अप्लाई करेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा असाइनमेंट, शीट बनानी है आपने। आपने एक शीट इस तरह से बनानी है, आपने अपना प्रैक्टिकल जर्नल होता है उसका इंडेक्स बनाना है ऐसे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आपके पास डेट की लाइन होती है, फिर एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की होती है, फिर यहाँ पे रिमार्क्स होते हैं आई थिंक, फिर यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए जगह होती है, और अगर आप चाहें तो डेट के लिए भी बना सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, जहां तक आपका पेज है, ठीक है, जो भी आपकी लिमिट है वहां जाएंगे और ये बॉर्डर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बनेगा। आपको कोशिश करनी है इसको यहां से लेकर यहां तक फिट करना है। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना था, वो दे दिया है। इसके ऊपर इंडेक्स, प्रैक्टिकल इंडेक्स बनाए, आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाए, बहुत कुछ बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।